चलो तो बातें अब पर्याप्त हो गई हैं। आज के क्लास की कोडिंग करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए पॉलिटी एक साथ पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि प्रीलिम्स के लिए अलग और मेंस के लिए अलग कभी भी पढ़ा जाना तार्किक नहीं होता है, और खासकर यूपीएससी के लिए तो एकदम ही नहीं। क्योंकि आप फैक्ट एक जगह बनाओगे, कंसेप्ट एक जगह बनाओगे, फिर दोनों को जोड़ोगे, कोई मतलब है नहीं। और इसलिए दोनों को साथ पढ़ना बेहतर है। तो पॉलिटी का लेक्चर है, इसमें हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं। मौलिक अधिकार में अब तक हमने 3 लेक्चर ले लिया है। इस मौलिक अधिकार में 3 लेक्चर में आपको सारे वैश्विक संदर्भ से लेकर अब तक जितनी भी बेसिक बातें हो सकती हैं वो सारा हमने कर लिया। अब थोड़े आर्टिकल्स पर चलेंगे, हम लोग अनुच्छेद पर चलेंगे और देखेंगे कि अनुच्छेद में क्या क्या चीजें किस तरीके से कही गई हैं। हालांकि अनुच्छेद वाइज मैंने आपको लिस्टिंग पहले भी कराया है, लेकिन अब थोड़ी उसकी व्याख्या करके हम देखेंगे कि क्या चीजें किस में कही गई हैं। तो चलिए क्लास को एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले क्लास की कोडिंग करो। तो क्लास की कोडिंग में यूपीएससी का बैच है, प्रीलिम्स प्लस मेंस एक साथ, सब्जेक्ट पॉलिटी, राज्य व्यवस्था। और राज्य व्यवस्था क्या है आप लोगों को पहले मैं समझा चुका हूं कि राज्य व्यवस्था का मतलब भी क्या है। और राज्य व्यवस्था में भी हम लोग भारत की राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं। राज्य व्यवस्था अपने आप में एक अधूरा शब्द है, और इसलिए आप किसी भी किताब पर आप जाके देखते हैं तो लिखा रहता है इंडियन पॉलिटी, भारत की राज्य व्यवस्था। अगर आप किसी स्टेट का तैयारी कर रहे हैं तो वहां लिखा रहेगा कि एमपी की राज्य व्यवस्था, राजस्थान की राज्य व्यवस्था। इस तरीके से आप देख रहे होंगे। ठीक यही डिफरेंस अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में हो जाता है। खैर, ये सारी बातें पहले हो चुकी हैं। लेक्चर 020 मतलब 20वां लेक्चर है, और 20वें लेक्चर से मूल अधिकार शुरू हुआ था। मूल अधिकार का ये चौथा लेक्चर है आज का। सॉरी, टॉपिक है मूल अधिकार। और आज का एजेंडा जो रहेगा मूल अधिकार में, हम 3 बातें पढ़ने का प्रयास करेंगे। एक तो अनुच्छेद 12 को समझेंगे, अनुच्छेद 12 क्या है इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे, अनुच्छेद 13 को समझेंगे। अनुच्छेद 13 में आपको बहुत कुछ चीजें समझ में आएंगी कि आखिर में किसको विधि कानून किसको माना जाए। 1 मिनट थोड़ा मुझे समय दे, मैं एक लाइट यहां से बंद कर लूं। तो किसको माना जाए कि कानून है, और इस कानून को मानने में संसद और न्यायपालिका के बीच में मत भिन्नता है। इस बात को हम ध्यान से समझेंगे। सिर्फ आर्टिकल पढ़ लेना किसी काम का नहीं है। यूपीएससी की तैयारी में समझ महत्वपूर्ण है, और इसलिए हम समझ के साथ साथ चलेंगे। अब अगली बात आ रही है कि आर्टिकल 13 पढ़ने के बाद हम आर्टिकल 13 काफी एक विवादास्पद मुद्दा भी रहा है, इसमें बहुत कुछ बातें हैं। तो आर्टिकल 13 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के बारे में हम देखेंगे कि ग्रहण का सिद्धांत क्या होता है। इस तरीके से कम 7-8 सिद्धांत देखेंगे हम, और इन सिद्धांतों का आगे कई जगहों पर यूज भी हम देखेंगे। तो आज का लेक्चर का कोडिंग क्लियर हो गया कि क्या है। अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज के क्लास में कुछ बातें बोर्ड पर ऑलरेडी मैंने लिख लिया था समय मिला तो, और उसके बाद फिर लिख के ही आगे चलेंगे। तो चलिए क्लास में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अनुच्छेद 12 के बारे में। अनुच्छेद 12 में क्या है, तो मौलिक अधिकार हमने पढ़ लिया है। मौलिक अधिकार का पहला ही आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 12। और आर्टिकल 12 भाग 3 है ये। तो भाग 3 में अनुच्छेद जो 12 है, इसमें राज्य को परिभाषित किया गया है। अब राज्य क्या है आप लोगों को भली भांति पता है कि राज्य की परिभाषा हमने शुरू में ही पढ़ लिया था कि राष्ट्र क्या है, राज्य क्या है, शासन क्या है, सारी बातें हमने देख लिया है। लेकिन यहां इस भाग के लिए राज्य को परिभाषित किया गया है। बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे संविधान में जैसे जैसे भाग, आप अलग अलग भाग के बारे में स्टडी जब हम लोग करेंगे तो देखेंगे कि अलग अलग भाग में राज्य को अलग अलग तरीके से या फिर सेम तरीके से ही परिभाषित किया गया है। एक्चुअली जब मूल अधिकार बना दिए जाएंगे तो आप देखेंगे मूल अधिकार क्या है, राज्य से जो नागरिक है उनकी एक तरीके से रक्षा है।
तो आखिर में अगर हम राज्य को डिफाइन नहीं कर पाए कि राज्य क्या है, तो फिर किस तरीके से मूल अधिकार हमको मिलेंगे, किस तरीके से मूल अधिकारों की रक्षा हो सकेगी। और इसलिए भाग 12 में सबसे पहले काम यही किया गया है कि यह बता दिया गया है कि इस भाग में, भाग 3 में अनुच्छेद 12 में यह बता दिया गया है कि इस भाग में राज्य का मतलब क्या होगा, राज्य का तात्पर्य क्या होगा। एक बार मैं आपको पहले लिखा हुआ मैटर यहां दिखा दूं कि जो हमारे संविधान की भाषा है यह है, संविधान की भाषा में भाग 3 में जो मूल अधिकार है इसमें स्पष्टता देखिए, आर्टिकल 12 के बारे में क्या बोल रहा है कि इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, यह बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, इंग्लिश में क्या लिखता है, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, आवश्यकता पड़ेगी तो इसमें बदला भी जा सकता है, लेकिन जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय अन्य प्राधिकारी होंगे। स्थानीय और अन्य प्राधिकारी, अब ये तो मैं आपको पढ़ के यहां दिखा दिया, इससे अपना काम बनेगा नहीं, क्योंकि ये तो आप अक्सर बेअरेक्ट लेके पढ़ ही लेते हैं। हम आते हैं अपने नोट्स पर। देखिए यहां पे मैंने उसी बात को लिखा है कि अनुच्छेद 12 के अनुसार इस भाग में, इसमें भाग 3 के तहत राज्य को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार क्या क्या, तो केंद्र की संसद, अब संसद आप लोगों को पता है कि संसद 3 चीजों से मिलकर बनती है। संसद लोकसभा से बनेगी, आगे हम पढ़ेंगे जब व्यवस्थापिका पढ़ेंगे, कार्यपालिका पढ़ेंगे तो लोकसभा, उसके बाद यहां पर आ जाएगी राज्यसभा, और तीसरा इसमें क्या आ जाएगा, राष्ट्रपति। तो भारत की संसद इसके तहत आ जाएगी। संसद मतलब क्या, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। और भारत की सरकार, सरकार मतलब यहां पे क्या आ गई, कार्यपालिका। तो ये तो केंद्र लेवल की बात हो गई है। जबकि प्रांतों या राज्य लेवल पर अगर हम देखेंगे तो विधानमंडल और सरकार है। विधानमंडल में भी आपको पता है कि जिन राज्यों में विधानसभा है तो उनकी विधानसभा भी इसमें शामिल होगी, विधानसभा भी शामिल होगी। और अगर विधान परिषद है, आपको पता है कि हर राज्य में विधान परिषद नहीं है, आगे और पढ़ेंगे, तो विधान परिषद अगर है तो वो भी इसमें काउंट होगी। विधान परिषद एवं सरकार, वहां की कार्यपालिका भी रहेगी और स्थानीय संस्थाएं भी होंगी, लोकल बॉडीज भी होंगी। आपको पता है कि लोकल बॉडीज केंद्र लेवल पर भी हम पढ़ने का कुछ प्रयास करेंगे, छावनी और कई ऐसी बातें पढ़ेंगे जिनका नियंत्रण केंद्र के अधीन होता है। लेकिन यहां पर मुख्य रूप से स्थानीय संस्थाएं भी प्रांतों के तहत, इन चीजों को राज्य के तहत शामिल कर लिया गया। और केंद्र के तहत अगर हम देखें तो संसद और सरकार को शामिल कर लिया गया। तो ये दो बातें तो हमको एकदम स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है। समस्या आ जाती है यहां पर, क्या दिया है, तथा उन अधिकारियों को जो भारत के क्षेत्र में या भारत सरकार के नियंत्रण में कार्यरत हैं। अब सारी कहानी यहां बिगड़ जाती है। ये जो लाइन है काफी अस्पष्ट कर देता है इस बात को। और अब तक विवाद भी जो रहे हैं, इन्हीं पर विवाद रहा है, इन पर तो विवाद होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ये बात हमको एकदम क्लियर पता है कि संसद क्या है, हमको पता है कि केंद्र की सरकार क्या है, राज्य की सरकार क्या है, विधानमंडल राज्य का क्या है, ये एकदम क्लियर कट हमको आइडिया है। दो बातें हमको परेशान कर देती हैं इसमें, एक तो अन्य प्राधिकारी और स्थानीय, जो यहां पर लिखा हुआ है कि स्थानीय संस्थाएं, तो स्थानीय संस्थाएं और अन्य प्राधिकारी, ये शुरू से ही एक विवाद का मुद्दा रहा है। समय समय पर कई बार इसमें वाद उठे हैं और उन वाद पर न्यायपालिका द्वारा हमारे निर्णय भी लिया गया है। बट एक महत्वपूर्ण बात यहां समझनी ये भी है
चूंकि शुरू में ही इतनी बातें हो गई हैं, थोड़ी बातें कम किया जाए। कोई डाउट रहे तो आप भोंपू बजा दीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होगा भी, अगर प्रॉपर क्लास देख रहे हैं, शुरू से पूरी क्लास देख रहे हैं तो। अब अगर इतनी बात समझ में आ गई तो एक बड़ा महत्वपूर्ण बात कि आपके मन में यह आ रहा होगा कि अनुच्छेद 12 में अभी आप बता रहे हैं कि अलग अलग भागों में राज्य को परिभाषित किया गया है, तो कुछ और भी भाग में राज्य को परिभाषित किया गया हो तो हमें बता दीजिए। तो एक बात तो आप पहले पढ़ चुके हो, वो बता देता हूं मैं। यहीं पर एक पेज में और एक्स्ट्रा ऐड कर लेता हूं। आप देखोगे भाग 1 में आर्टिकल 1 में ही समझाने का प्रयास किया गया है कि इंडिया या राज्य के बारे में क्या है। तो भाग 1 में आप अनुच्छेद आर्टिकल 1 में ही ये चीज देखते हैं। आर्टिकल 1 को मैं यहां शामिल कर लेना चाहता हूं, आर्टिकल 1 में ही ये बात मिलेगी। और कहीं अगर कुछ एग्जाम्पल देखोगे कि राज्य को और कहीं परिभाषित किया गया है क्या, तो राज्य को भाग 4 में भी परिभाषित किया गया है। भाग 3 तो हम पढ़ ही रहे हैं। अभी देखो भाग 3 में तो हमने देख लिया कि अनुच्छेद 12 में, अभी यही पढ़ रहे हैं। आते हैं फिर कहानी पर, थोड़ा सा बीच में ये बात आ गई तो इसको भी देख लो, अनुच्छेद 12 में। और ऐसे ही अगर भाग 4 में जाओगे, अभी भाग 4 जब पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे, हालांकि जो भाग 3 में राज्य की परिभाषा की गई है एकदम हूबहू वही परिभाषा भाग 4 में भी की गई है। जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे, बस समझ लो कि भाग 4 में भी राज्य की परिभाषा की गई है और ये आर्टिकल 36 में की गई है, ये अनुच्छेद 36 में की गई है राज्य की परिभाषा। ये अभी आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा तब। जनरल अगर आप पढ़ लिए होंगे तो कोई बात नहीं है, नहीं पढ़े हो तो ये जब आगे क्लास में आएगा तो देखेंगे। इसमें स्पष्ट ये भी बात कहा गया है कि इसमें आर्टिकल अनुच्छेद 36 में ये कहा गया है कि इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य के अंतर्गत, मतलब पूरा वही बात कहा गया है कि राज्य का वही तात्पर्य होगा जो भाग 3 में है। तो इस तरीके से वही बातें की गई हैं। अब अगर भाग 6 में आ जाओ, भाग 6 में आ जाओ, इन सब के बारे में मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा, लेकिन एक आपको आइडिया जनरल मिल जाए कि हाँ राज्य को अलग अलग जगह पे परिभाषित किया गया है। भाग 6 में जाओगे तो आप देखोगे कि आर्टिकल 152 में, भाग 6 में आर्टिकल 152 में राज्य को परिभाषित किया गया है और उसमें जम्मू और कश्मीर को राज्य नहीं माना गया है। हालांकि अब स्थितियां बदलेंगी और बदल भी गई हैं, देखेंगे। उसके बाद और राज्य को अगर हम देखें तो यहां पर परिभाषित किया गया है, मुख्यतः इन जगहों पर राज्य को परिभाषित किया गया है। इसके अलावा भी अगर हम जाके देखें तो कुछ जगहों पर और बात, जैसे भाग 14 में चले जाओ, भाग 14 में अगर जाओगे तो भाग 14 में आर्टिकल 308 में राज्य को परिभाषित किया गया है। इसी के लिए आप स्टडी भी कर रहे हो, केंद्र और राज्य के अधीन सेवाएं। भाग 14 का नाम क्या होता है? केंद्र एवं राज्य के अधीन सेवाएं। तो केंद्र और राज्य के अधीन सेवाएं वाले टॉपिक में अगर आप जाकर देखोगे तो वहां भी राज्य को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। और जब पढ़ेंगे तो देखेंगे आर्टिकल 308 में। ऐसे ही अगर आप जाके देखोगे तो कुछ जगहों पर और, जैसे भाग 9 में अगर हम जाके देखें तो भाग 9 में किसको परिभाषित किया गया है? जिला को परिभाषित किया गया है। इस तरीके से कुछ परिभाषाएं वहां भी हैं, जिला है, समिति है, नगर पालिका है, जिला, समिति, नगर पालिका, इस टाइप की चीजों की परिभाषा वहां पे दी गई है। और वैसे भी ये तो संविधान की बात है, अगर कोई कानून भी बनता है तो उस कानून में आप देखोगे शुरू में परिभाषाएं ही आती हैं। कोई कानून भी बनता है तो पहले उस कानून में परिभाषाएं ही दिखाई जाती हैं। पीछे आपको मैं दिखाया भी था कुछ कानूनों के बारे में कि उस कानून में शुरू में परिभाषाएं बताई जाती हैं कि इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा। वही बात यहां की गई है। तो भाग 9 में भी किया गया है और भाग 9A में भी किया गया है, या हिंदी में आप बोले तो क में किया गया है। तो भाग 9 क में भी आप देखेंगे तो कई परिभाषाएं दी गई हैं। जिला, ग्राम सभा इत्यादि की परिभाषाएं यहां दी गई हैं। जिला का क्या मतलब बोल रहा है, ग्राम सभा की परिभाषा दी गई है। इस पर
क्वेश्चन भी पूछ चुका है पहले यूपीएससी। और मूल अधिकार में हम लोग और जितना हो सकेगा उतना समय लगाएंगे, पॉसिबल जितना रहेगा एक एक बात समझने का, क्योंकि मूल अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है यूपीएससी के हिसाब से। तो ये थोड़ी सी आपको माइंड में मैं बातें ला दिया कि राज्य को परिभाषित किया गया है अलग अलग जगहों पर। ऐसे ही अनुसूचियों में जाओगे तो देखोगे भाग 5 में भी कुछ बताई गई है कि इसका मतलब ये राज्य इसमें शामिल है, भाग 6 में। इस तरीके से अलग अलग भाग में राज्य को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। तो अब ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि राज्य की परिभाषा देना क्यों महत्वपूर्ण है। अब फिर से आ जाते हैं अपने टॉपिक पर कि अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य का मतलब क्या होगा, ये हमने देखा। अब ये बात तो स्पष्ट है, लेकिन ये बात जब स्पष्ट नहीं है तो इसको स्पष्ट करने के लिए जाहिर सी बात है कि न्यायपालिका के पास चलेंगे और न्यायपालिका से देखेंगे कि उसने क्या क्या किस किस तरीके से इस बात को समझाया है। एक बार फिर इसको जरूर पढ़ लीजिएगा कि इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद, राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत के सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं। बस यही दोनों टेंशन की बात है, अन्य प्राधिकारी और सभी स्थानीय जो प्राधिकारी हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि बाकी बातें तो हमको क्लियर समझ में आ रही हैं। आपको लग रहा है आर्टिकल 13 भी यही है, आर्टिकल 13 देखेंगे। अभी आर्टिकल 13 पे मत सोचो, आर्टिकल 13 अभी जब शुरू करूंगा तो देखेंगे। अब यहां बात आती है कि स्थानीय प्राधिकारी का मतलब क्या है, लोकल अथॉरिटीज का मतलब क्या है। तो इस बात को ध्यान से एकदम दिमाग में रख लो कि लोकल अथॉरिटीज का मतलब यह कहा गया है कि इसमें उन सभी व्यक्तियों व संस्थाओं को शामिल किया जाएगा, व्यक्ति भी रहेंगे, संस्था भी रहेगा। एक कलेक्टर कोई आदेश जारी कर सकते हैं और उसको क्रियान्वित करा सकते हैं किसी आदेश को, इसलिए वो भी राज्य के तहत इसमें शामिल किए जाएंगे। तो ध्यान रखना कि इसमें उन सभी व्यक्तियों व संस्थाओं को शामिल किया जाएगा जिन्हें कोई विधि बनाने, कोई कानून बनाने अथवा आदेश या अधिसूचना, कोई आदेश जारी कर सकें या कोई अधिसूचना जारी कर सकते हैं, वो जारी करने व लागू करवाने की शक्ति प्राप्त है। तो कोई भी ऐसी संस्था या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसमें ये चीजें पहले से उसके अंदर ये शक्ति है कि कोई विधि बना सकता है, वो कोई आदेश जारी कर सकता है। अभी कोविड के दौरान हमने देखा था कि कलेक्टर कई आदेश जारी करते थे, तो कोई आदेश या अधिसूचना जारी कर ले। कुछ स्कूल बंद हो जाए तो लिखते हैं कलेक्टर के अधिसूचना से, तो मतलब कलेक्टर में वो चीज है। अधिसूचना जारी करने व लागू करवाने की शक्ति प्राप्त रहे तो उसको हम स्थानीय प्राधिकारी के तहत शामिल करेंगे। ये भी थोड़ी स्पष्ट बातें हैं। इसमें क्या क्या आएगा, ग्राम पंचायतें हैं, ये भी जारी कर सकती हैं ऐसी चीजें, नगर पालिकाएं कर सकती हैं, नगर निगम कर सकते हैं, जिला बोर्ड कर सकते हैं, प्रशासनिक अधिकारी कर सकते हैं, छावनी बोर्ड कर सकते हैं इत्यादि। अब इसमें से कई बातें आपको आइडिया नहीं है क्योंकि अभी आप शुरुआत के दौर में पढ़ाई कर रहे हैं। आने वाले समय में जब इन बातों को पढ़ाया जाएगा तो आपको और क्लियर हो पाएगी कि हाँ किस तरीके से ये अपना कार्य को शुरू करते हैं। बाकी एनसीईआरटी पढ़ते रहो, एनसीईआरटी से चीजें क्लियर होंगी। एनसीईआरटी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कवर कर लो, जो मैंने बताया था 6 से लेकर 12 तक का। बाकी यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चलाने के लिए बोला था, जैसे ही शुरू होंगी तो वो भी देखेंगे। अब आगे चलते हैं हम। ये बात अगर समझ में आ गई तो थोड़ा आगे चल के देखते हैं कि और क्या है। अन्य प्राधिकारी शब्द सबसे ज्यादा विवादास्पद यही रहा है, अन्य प्राधिकारी शब्द। देखो यह अत्यधिक अस्पष्ट एवं विवादास्पद रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में इसे स्पष्ट करने का यद्यपि प्रयास किया है, फिर भी यह विवाद का मुद्दा वर्तमान में भी है, क्योंकि संविधान में कई ऐसी बातें हैं जो स्पष्ट नहीं हैं। जैसे लाभ का पद, सुने भी होंगे, करंट अफेयर्स वगैरह सुनते हो तो लाभ का पद। अब लाभ का पद एक ऐसी ब्रॉड चीजें हैं कि इसको बहुत तरीके से डिफाइन किया गया है, लेकिन अभी भी श्योर नहीं है कि यही लाभ का पद है। आने वाले समय में कई और भी ऐसे पद निकल जाएंगे जो लाभ के पद रहेंगे। और इसलिए महत्वपूर्ण है
कि कई ऐसे विवादास्पद मुद्दे होते हैं जिनको आने वाले समय में समय के साथ साथ अलग अलग वाद में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ही क्लियर करते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो इस पर काफी विवाद भी हुआ है और आज भी विवाद का यह मुद्दा रहा है। न्यायालय इसके तहत कुछ ऐसे निकायों को भी शामिल किया है जो वास्तव में सरकारी निकाय नहीं है। यह बड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा आपको समझ में आएगा कि जो सरकारी संस्था या निकाय नहीं है उसको भी न्यायालय कई बार बोल देता है कि यह क्या है, राज्य है। इमेजिन कर लो कि टाटा नमक, अब टाटा नमक बेच रहे हैं और उससे सार्वजनिक सभी लोग तो नमक खरीद रहे हैं ना। अब ये मत बोलना सर हम टाटा तो नहीं खरीदते, कुछ और खरीदते, जो भी खरीदो, लेकिन एक ब्रॉड शेयर वो रखता है इसमें नमक के क्षेत्र में, तो उससे जो सार्वजनिक हित है उस पर असर पड़ सकता है। तो कई बार ऐसा होगा कि उसको भी राज्य में गिना जा सकता है। कोई ऐसी संस्था है जिसको राज्य ठीक ठाक तरीके से क्या पैसा देता है, वित्त का प्रबंध करता है उसके लिए, और उससे सार्वजनिक हित भी जुड़े हुए हैं, तो उसको भी राज्य कहा जा सकता है। ऐसा जरूर नहीं कि वो सरकारी ही रहे। जैसे मान लो आप लोग गांव में अगर देखोगे तो कई बार ऐसा होता है कि जो पोस्ट ऑफिस होता है, डाक खाने होते हैं, वो सरकारी डाक खाने ही ना होकर किसी व्यक्ति को दे दिया जाता है कि ये डाक खाना आप चलाएंगे। वहां पे पोस्ट ऑफिस के जो मुंशी रहते हैं वो आते रहते हैं और बाकी वो अपने घर में सेट किए हुए हैं पोस्ट ऑफिस। तो उस समय उनको कुछ जिम्मेदारियां सरकार ने दे दिया है, अपनी कुछ जिम्मेदारियां उनको दे दिया है, तो उनको भी राज्य के तहत शामिल किया जा सकता है। अब ये काफी ब्रॉड व्यू है, आगे हम लोग ठीक से इस बात को और समझेंगे, फिर बीच में थोड़ा सा आगे और आर्टिकल करने के बाद एक बार फिर मैं पीछे इस पर आऊंगा तो आपको और समझाऊंगा। पहले थोड़ी बात समझो। इस हेतु सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ कसौटियां निर्धारित की हैं, हालांकि ये अंतिम नहीं है। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय है क्योंकि ये अंतिम नहीं है, उसने कुछ अलग अलग वादों में, अलग अलग विवादों में ये कसौटियां निर्धारित कर दिया है। समय आएगा तो और भी अन्य कसौटियां भी वो बना सकता है। तो ये अंतिम नहीं है, समय के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसकी और भी व्याख्या की जा सकती है। तो अभी क्या कसौटियां हैं, थोड़ी बातें देख लेते हैं और वहां कुछ और समझने का प्रयास करेंगे। तो देखो अब क्या है, ये कुछ कसौटियों के बारे में मैं बात कर रहा हूं कि निकाय का कार्य सार्वजनिक महत्व का है क्या, और सार्वजनिक मतलब यहां समझ लो पब्लिक। वो बात मैं इसलिए पहले आप लोगों को जो शब्दावलियां लिखवाता हूं इसीलिए लिखवाता हूं कि शब्दावलियों, जब ऐसी शब्दावलियां पकड़ में आपको आएंगी तो आप चीजों को आसानी से समझ पाओगे। सार्वजनिक मतलब क्या, जन जन तक, इसका हर व्यक्ति तक कहीं ना कहीं इसका हित इसमें निहित है क्या, इसके कार्य में। तो निकाय का कार्य अगर सार्वजनिक महत्व के लिए है और या नहीं है, अगर नहीं है तो बात ही खत्म। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, ये सार्वजनिक हित में तो डायरेक्ट नहीं आएगा, कुछ सर्टेन बच्चे ही एप्लीकेशन पर जुड़े हुए हैं, ये पढ़ रहे हैं, और सार्वजनिक हित के लिए तो ये नहीं है। लेकिन अगर सार्वजनिक हित में है तो उसको हम बोलेंगे कि राज्य है। सार्वजनिक हित के लिए कैसे, जैसे मान लो अभी इमेजिन कर लेते हैं कि कोई प्राइवेट स्कूल है और उसको गवर्नमेंट फंडिंग करती है, कोई प्राइवेट स्कूल है और उसको मेजरली गवर्नमेंट फंडिंग करती है, तो उसके कार्य कहीं ना कहीं सार्वजनिक हित से जुड़ गए हैं और इसलिए उसको राज्य की संज्ञा या राज्य में शामिल किया जा सकता है। तो ये बातें हो गई। दूसरी कसौटी क्या है कि निकाय वित्तीय रूप से गवर्नमेंट के नियंत्रण में है या उससे प्रभावी वित्तीय सहायता मिलती है क्या। अगर जो भी निकाय है, जो भी संस्था है, उसको, ये बात मैंने पहले ही आपको समझा दिया कि गवर्नमेंट के द्वारा अगर उसको वित्तीय सहायता मिलती है और या उसको प्रभावी वित्तीयन किया जा रहा है तो इसलिए वो भी क्या रहेगा, राज्य के तहत आ जाएगा। एक छोटा एग्जांपल और समझ लो कि आप देखोगे कई बार सड़क बनाने के लिए या ओवरब्रिज बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए सरकार टेंडर जारी करती है, और जब सरकार टेंडर जारी करती है तो कुछ संस्थाएं या कुछ इंडिविजुअल अपना फॉर्म भरते हैं, उनको टेंडर मिल जाता है, गवर्नमेंट उनको पैसा देती है, बोलती है कि ये रोड बनाना है, जिसको आगे हम
अलग अलग वे में उसका नाम भी देखेंगे। हालांकि पीपीपी उसको नहीं बोल सकते अभी हम, वो तो गवर्नमेंट ही फंडिंग दे रही है। अगर संस्था भी अपना पैसा लगा के चला रहा है तो फिर हम देखेंगे पीपीपी क्या होता है। खैर अभी बस समझो जनरल कि वो टेंडर अगर किसी व्यक्ति या किसी संस्था को मिल गया तो अब जो वो ओवरब्रिज बना रहा है वो तो सार्वजनिक हित के लिए भी आ जाएगा। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ भी लगा के कंक्रीट बालू कुछ भी लगा के बना दे और 2 दिन बाद गिर जाए। अभी आप देखे भी थे कि गुजरात में एक ब्रिज गिरा था, इसके पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। तो ये बात आपको दिमाग में रखना है कि वो राज्य आ जाएगा, वो व्यक्ति भी राज्य के तहत आ जाएगा, या अगर वो संस्था जो टेंडर ली है वो भी राज्य के तहत आ सकता है। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। अगर आप लोग रेलवे में यात्रा करते होंगे तो रेलवे में जो खाना पीना मिलता है ये भी एक टेंडर के माध्यम से ही चलता है, आईआरसीटीसी के तहत। तो ये भी एक तरीके से राज्य के तहत आ जाएगा, उसमें कुछ गड़बड़ी आती है तो ये आप ध्यान रखेंगे कि निकाय वित्तीय रूप से अगर गवर्नमेंट के नियंत्रण में है या उसे प्रभावी वित्तीय सहायता मिल रही है तो वो भी राज्य के तहत आ सकता है। अगला क्या है, निकाय पर राज्य का प्रभावी नियंत्रण या प्रभाव हो। जो भी संस्था है उस पर राज्य का प्रॉपर नियंत्रण हो, राज्य उस पर नियंत्रण करता है, राज्य के नियंत्रण में अगर वो है तो वो भी राज्य कहा जा सकता है। राज्य ये आवश्यक नहीं है कि राज्य होगा ही, लेकिन राज्य उसको कहा जा सकता है, राज्य वो राज्य के तहत शामिल हो सकता है उपयुक्त संदर्भ में। अगला कि निकाय को राजकीय कार्य या राजकीय विभाग से संबंधित कार्य सौंपे गए हैं। अब जैसे मान लो कि कोई संस्था है, उस संस्था को बोल दिया गया कि भैया आप एक काम करोगे, ये जो आधार कार्ड है इस आधार कार्ड का अपडेशन करोगे, आधार कार्ड का जो भी नया बनाओगे भी और अपडेट भी करोगे। तो कहीं ना कहीं राज्य ने क्या कर दिया है या सरकार ने क्या कर दिया है, अपने राजकीय विभाग से संबंधित कुछ कार्य उसको सौंप दिए हैं। तो उपयुक्त संदर्भ में वो भी राज्य के तहत शामिल हो सकता है, ये आपको दिमाग में रखना है। अगली बात क्या है कि ऐसा एकाधिकार प्राप्त हो जो राज्य प्रदत्त व राज्य संरक्षित हो। अगर कोई संस्था या निकाय है उसको मोनोपोली दे दिया गया है और राज्य उसका संरक्षण कर रहा है कि हाँ ये तो केवल इन्हीं के पास रहेगा। एक मतलब आभासी उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, जैसे मान लो जियो है, आने वाले समय में भारत सरकार को ऐसा लगता है कि सारे जो कम्युनिकेशन की कंपनियां हैं उनको बंद कर दिया जाए और केवल जियो को चलाया जाए। जियो को कुछ वित्तीय हानि या कुछ होता भी है तो गवर्नमेंट देगी और गवर्नमेंट उसके पीछे खड़ी है, तो फिर जियो क्या बन जाएगा, प्राइवेट होते हुए भी राज्य के तहत शामिल हो जाएगा। तो इस बात को ये बोल रहा है क्या कि ऐसा एकाधिकार प्राप्त हो जो राज्य प्रदत्त, राज्य के द्वारा दिया गया हो या राज्य के द्वारा वो क्या हो रहा हो, संरक्षित हो रहा हो। तो इस बात को हम क्या बोल देते हैं कि वो राज्य के तहत शामिल हो गई है संस्था या वो राज्य है। हालांकि ये विवादास्पद मुद्दा है, फ्यूचर में भी इस पर कई बार विवाद उठेंगे, बट जब आने वाले समय में अन्य और कसौटियां आएंगी तो और देखा जाएगा। उम्मीद करता हूं कि इतनी बात आप लोगों को क्लियर कट समझ में आ गई हो। एक तो पहली बात कि आर्टिकल 12 आप लोग अब से पहले सिर्फ वही परिभाषा पढ़े होंगे, तो अभी आपको यह भी लग रहा होगा कि यार इतनी बातें आर्टिकल 12 में भी है क्या, और भी कुछ बातें हो सकती हैं जिनको आगे हम देखेंगे। तो एक बार आर्टिकल 12 को मैं यहां अभी क्लोज करूंगा और फिर आर्टिकल 13 पर चलूंगा। उससे पहले एक बार सरसरी निगाहों से इसको देख लो फटाफट। मैं थोड़ा साइड हो रहा हूं, फटाफट इसको देखो। हालांकि बोर्ड का लिंक तो आपको भेज ही दिया जाएगा। ये हमने आर्टिकल 12 की बात किया, ये हमारा कोडिंग था और ये आर्टिकल 12 की बात है। ध्यान से देख लो कहां कहां परिभाषित किया गया है ये सारी बातें, ये अन्य अधिकारी शब्द, ये बातें। तो यहां पर ये इतनी बात खत्म हो गई। अब चलेंगे हम लोग देखेंगे आर्टिकल 13 के बारे में। मैं दावे के साथ बोलता हूं कि आर्टिकल 12 को समझे हो, जितना मजा आर्टिकल 12 में आया है उससे ज्यादा बेहतर समझ में आएगा आर्टिकल 13, क्योंकि आर्टिकल 13 में तो और भी मजेदार बातें हैं। और ये आपसे अगर कोई पूछ ले कि भैया आर्टिकल 12 में राज्य क्यों परिभाषित किया गया है, तो पीछे के 3 लेक्चरों को दिमाग में रखो कि मूल अधिकार है ही क्या।
जब मूल अधिकार प्रकृति में क्या है, निगेटिव है, नकारात्मक है, राज्य की शक्तियों से नागरिक का संरक्षण करते हैं। तो राज्य क्या है अगर हमको ये नहीं पता है तो इसका मतलब कि फिर हमारे अधिकार संरक्षित नहीं है, इसलिए राज्य को परिभाषित करना यहां पर अति आवश्यक हो गया था। अब बात करेंगे हम लोग आर्टिकल 13 का, अनुच्छेद 13 के बारे में देखेंगे और कॉपी पेन अब निकाल लेंगे लिखने के लिए। पीछे वाली बातें चूंकि बोर्ड पे मैं लिख लिया था तो लिखवाया नहीं। अनुच्छेद 13 देखेंगे कि आर्टिकल 13 क्या है। आर्टिकल 13 के बारे में ध्यान से समझोगे कि आर्टिकल 13 क्या है।